इस कार्यक्रम में हम सभी का स्वागत करते हैं। स्वागत गान से शुरू करेंगे। शुरुआत करी तो हम आग्रह करने से पीएनसी सर, सत्यनारायण जी सर, आनंद जी सर दीप प्रज्वलित कर प्रोग्राम के औपचारिक उद्घाटन करी। दीप प्रज्वलन करें श्री पीएन सिंह दीप विभाग के डायरेक्टर, विभाग के डायरेक्टर श्री पीएन सिंह दीप प्रज्वलन का लॉन्च करेंगे। साथ श्री सत्यनारायण शाह किरण प्रकाशन के सीएमडी, श्री सत्यनारायण शाह, श्री सत्यनारायण प्रसाद शाह किरण प्रकाशन के सीएमडी, श्री विजय चंद्र शाह दीप प्रज्वलित का लॉन्च करेंगे। जो मन संचालन गर्नुहुन्छ गिरिराज झाजी त्यो एक्टिभ आगो एकदम सक्रिय छ और बनेपछि एकदम सरदार चाहिँ संकेत जी भगवती के आराधना करता हूं। संगति में श्रेया था संग का क्या 100 बेटा भगवती में लीन बहुत भयो एक ठोपड़ी बजा का सॉन्ग गाने में कार्यक्रम छे वो परिचय पत्र कार्यक्रम छे। परिचय पत्र के सिलसिला और आगे बढ़ेबाक छे। आपस में केना बैसी मिली रही
आपस में एक दूसरे के केना से हम फायदा पहुंचे हुए केना बिजनेस बढ़े हुए एहि तरह कार्यक्रम छे। आज 25 दिसंबर को तालकोटा स्टेडियम में अखिल भारतीय मिथिला संगीत के 50वां वर्षगांठ छे। ओकर विश्व पितामह हमरा से मौजूद है श्री विजय चंद्र झा, उनका नाम पर थोपड़ी भेजा दियो। और वो 50 वर्ष से मिथिला मैथिली कला रहल छै। 24 दिसंबर के छे, तो 24 दिसंबर का अपने सब विनम्र आग्रह जे ओहि में उपस्थिति वह अपन उपस्थिति हुई और कार्यक्रम में भाग ली और संपूर्ण बिहार के संपूर्ण भारत की संस्कृति के मजबूत बना ली। देश मजबूत थे जन गांव मजबूत थे, गांव में ठाम संस्कृति छे, सौम संस्कृति वो मिथिला संस्कृति हुई, आन संस्कृति हुई, सौम संस्कृति के जब मजबूत करेगी एक मतलब है भारत की संस्कृति मजबूत है। चलो हम सब भारत की संस्कृति मजबूत करी। हम सब एखन विद्यापति के जे छे आविता विद्यापति के एंथम के रूप में सुनलो कतेक निचल विद्यापति पर्यावरण में आइ कहि जते सरकार जे छे गंगाजल साफ करू, गंगाजल के जे छे अहाँ के जे एहि गंदगी नहीं पहुंचबियो। 13वीं शताब्दी में क्योंकि गंगा में जे छे से प्यार नहीं दिए ओइ पर गाना सेहो लिखल की नोटा जे छे से एक अपराध छबब मोर जानी, एक अपराध छबब पसरल पाए तुए पानी। हमर प्यार जे छे से अपने पहले भी जा रहा है माफ कर दे इतनी कॉन्सेप्ट बहुत चुका चाहिए। एक धनी मिथिला सैल्यूट करक चाहिए ए मिथिला कवि के जे ओ गाना नरसंग जे ठाम के जे कोनो कुर्ती कर रहल छै तै संहार करे के लेल छै आह्वान कर रहल छथिन भगवती के। जहाँ समाज में जते कुर्ती छै ओइ कुर्ती के संहार करे के छै और मिलजुल के दिल्ली में जते संहार जे गलत चीज छै ओकरा हम सब संहार करी। ओइ के इकट्ठा भेलो हैं जो हम दिल्ली में हमर हक केना भेटै, हम सब केना बढ़े एक के तरफ सबसे पहले केस पड़ी चली है और फिर बनावट की एंड चली है जिनमें पुराने धोती और कूट कागज के सहारे बना ले चली है। कानून का तो विपन्नता के प्रतीक चली है, हम सब संपन्नता के प्रतीक आ जा रही थी। तो बाद में जे से आपको पक्रम के यूज कर दिया जे वो कूट कागज के सहारे और पुरान धोती के जगह पर नौ वस्त्र के प्रयोग लिया। आई मांग सब नहीं खसक की प्रतिष्ठा आप बरकरार रखते तो ऐसे हम सब बहुत खुश रहता है। ट्रेन में पहले मुलाकात मिल रहा है और इनका देख रही है जब बात कि बहुत आश्चर्य करते हैं जो बड़ समस्या चली। हम मुंबई में गिर रही कोई हम बात जैसे से कैसे हो चले कि प्रतिष्ठा की जाना ठीक बात ये बहुत अच्छा काम हुआ है। हम उनके मुंह से बात सुना दी चीज सुना सबसे पहले वो पाक सम्मान होगा। अब श्री पीएन सिंह जी से आग्रह करेंगे कि वह श्री सत्यनारायण जी को आज पास आग्रह करेंगे कि श्री संकेत जी को पाक सम्मान दें। श्री आनंद झा जी को पाक सम्मान देंगे। श्री पीएन सिंह जी आज के जो मुख्य अतिथि के रूप में श्री पीएन सिंह बिहार डीडी बिहार के डायरेक्टर हैं। मैंने उनको रोक करके रखा था कहीं पहले बोलने के लिए कह देंगे तो बीच में वह कहीं चले न जाए, लेकिन उनकी अपनी पारिवारिक कुछ और दूसरे फंक्शन ले जाना है बाध्यता है। तो अब मैं उनसे हम लोग उनसे सुनते हैं। श्री पीएन सिंह बिहार डीडी बिहार के डायरेक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आदरणीय सत्यनारायण जी, आनंद जी, बीरबल जी, हमारे अग्रज विजय भाई पीछे बैठे हुए हैं, विनोद जी, सभागार में उपस्थित हमारे तमाम पागधारी जितने बैठे हुए हैं, आज बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे। और जैसा बीरबल जी ने शुरू में कहा था कि एक बार बहुत इत्तेफाक ऐसा था कि हम दोनों बिल्कुल फर्स्ट क्लास के एक ही कोटे में चढ़े। ये पहले से बैठे हुए थे, मेरा अपग्रेडेशन हुआ तो मैं वहाँ पहुँच गया और फिर बातचीत का सिलसिला पहला परिचय हुआ, मेरा बातचीत का सिलसिला चला। तो पार्क पर इन्होंने चर्चा की कि पार्क ये अभियान मैं कर रहा हूँ और इसमें लगा हुआ हूँ। तो मैंने कहा कि देखिए बहुत जगह कई जगह
मुझे भी मंच पर बुलाया गया, सम्मानित किया गया। मेरी इच्छा होती है कि मैं पाग पहन के एक आध घंटा बैठूं वहां पे, लेकिन पाग जो है जरा सा इधर उधर होने से सर से खिसक जाता है, तो इसीलिए कुछ रीडिजाइन करें इसको। और मेरे ख्याल से उसके बाद इन्होंने काफी रीडिजाइनिंग की, अगर पहले कर दिया हो तो और भी अच्छा है। और देखिए, मैं तमाम वक्ताओं को सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुन रहा था। क्या है कि जैसे आप लोग, हम सभी मिथिलावासी, मिथिला नहीं बल्कि पूर्वांचल, और मिथिला के प्रति आग्रह अवश्य होना चाहिए, भाषा के प्रति आग्रह अवश्य होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी बड़े कैनवास से जोड़ते हैं तो ये एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है कि हम किसी बड़े कैनवास से जोड़ते हैं, क्योंकि व्यक्ति से मिलकर समाज बनता है, समाज से मिलकर राष्ट्र बनता है। तो इसीलिए आप धीरे जितने बड़े होते हैं वैसे आप बड़े कैनवास से जुड़ते चले जाते हैं। तो इसीलिए आप आग्रह जरूर, और होना ही चाहिए, अपनी भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए प्यार जरूर होना चाहिए हमारे दिल में, लेकिन दुराग्रह इस हद तक नहीं होना चाहिए कि हम उसके अलावा इधर उधर नहीं रह सकते। तो इसीलिए मैं कहूँगा, देखिए दिनकर जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है इत्तेफाकन। बिहार के बारे में उन्होंने लिखा था, और उन्होंने दो पात्र कहे थे, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा नहीं सुना होगा, कि कल्पना आके पूछती है पहले बिहार के बारे में कि यह किस तापस की समाधि है, किसका यह उजड़ा भवन है, ईंट ईंट हो बिखर गया, यह किस मानस का राजभवन है, यहाँ कौन है रुक रुक जिसको रवि शशि नमन किए जाते हैं, जलन जोड़ते हाथ और आंसू का अर्घ्य दिए जाते हैं। प्रकृति यहाँ गंभीर खड़ी, किसकी सुषमा का ध्यान रही कर, हवा यहाँ किसके बंधन में चलती रुक रुक ठहर ठहर कर, है कोई इस शून्य प्रांत में जो यह भेद मुझे समझा दे, रज कण में जो किरण सो रही उसका मुझको तरस दिखा दे। तो इतिहास का प्रवेश होता है, इतिहास कहता है, इतिहास की रचना की उन्होंने, चरित्र की रचना की दिनकर जी ने। आप बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि कल्पने धीरे धीरे बोल, पग पग पर सैनिक सोता है, पग पग सोते वीर, कदम कदम पर यहाँ बिछा है ज्ञानपीठ गंभीर। यह कहवर नहीं रुकते, वो कहते हैं यह कहवर प्राचीन अस्तमित गौरव का खंडहर है, सूखी हुई सरित का तटिया उजड़ा हुआ नगर है, फिर भी एक एक कण इस मिट्टी का मालिक है अनमोल, कल्पने धीरे धीरे। तो काश, लेकिन ये उस समय की बात है, बिहार, मिथिला हो, बिहार हो, पूर्वांचल हो, उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। हम अपने बचपन को ही याद करें, क्या था हमारे पास। मैं भी एक बहुत गांव का रहने वाला हूं और गांव के स्कूल में पढ़ा लिखा, बिल्कुल वही हिंदी माध्यम से पढ़ा लिखा, लेकिन जो एक आगे बढ़ने की चाह होती है, मैट्रिकुलेशन तक मुझे हिंदी ठीक से, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे हिंदी ठीक से नहीं बोलने आती थी, बहुत अच्छी हिंदी में लिखता था, लिखने में बहुत अच्छा था। विजय भाई और हम तो एक ही गुरु के शिष्य हैं, गुरु भाई भी हैं। अंग्रेजी बहुत अच्छी लिखता था मैं, और उन्हीं का गुरु जो मेरे पिताजी भी थे, उन्हीं का आशीर्वाद था कि हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाएं बहुत अच्छी तरीके से सिखाई, लेकिन चूंकि बोलते नहीं थे इसीलिए हिंदी बोलने में कठिनाई होती थी। अंग्रेजी की बात तो छोड़ दीजिए, लिखता बहुत अच्छा था लेकिन मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था। लेकिन जब बाहर निकला, पंतनगर में मेरा एडमिशन हुआ, वहां देखा मैंने कि बड़े बड़े डिबेटर्स और ये वो अंग्रेजी में, हिंदी में। मैंने कहा नहीं, मुझे तो बीट करना है इनको। मिथिला से हूँ, बिहार से हूँ, और एक बिहारी तो सब पे भारी होता है। और प्रकारांतर से मैंने अभ्यास किया, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, और उसका हश्र ये हुआ कि 3 ऑल इंडिया डिबेट मैंने जीते उसके बाद। तो एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। जो हिंदी में अच्छे नहीं बोलता, मैंने उर्दू सीखी इसके लिए, क्योंकि उर्दू के बहुत सारे लफ्जों का इस्तेमाल होता है इसमें। अगर बहुत सारे हिंदी वालों का ये दुराग्रह होता है हम क्यों इस्तेमाल करें, या इस्तेमाल करें तो हम उसमें नुक्ता क्यों लगाएं। भाई क्यों नहीं लगाएंगे? आप जब शब्द लेते हैं तो लगाने में क्या दिक्कत, या तो लीजिए नहीं, अगर लेते हैं तो ढंग से बोलिए। अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी की तरफ बोलिए, आप बोलना सीखिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कोलंबियन टच होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल लगे कि आप मैथिली में अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो ये जो है, लेकिन मैं कह रहा था कि जितने बड़े कैनवास पे आप जाते हैं, अपने आप को बोना नहीं बनाइए, क्योंकि
देखिए हम याचक की मुद्रा में नहीं खड़े होंगे, हमें वो ये क्यों नहीं देते, हमें वो क्यों नहीं देते। याचना मत कीजिए, आप अपने आप को इतना कद्दावर बनाइए कि बिल्कुल कि खुदा भी उससे पहले पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इसीलिए अपने आप को आप कद्दावर बनाइए, बड़ा बनाइए, क्योंकि व्यक्ति से समष्टि बनता है। आप छोटे से जितना बड़ा बनेंगे आप खुद बरगद बनेंगे। तो जैसे बहुत अच्छा लगा कि 50 सालों से यहाँ आके इन्होंने अपना बिजनेस यहाँ स्टैब्लिश किया और बहुत सारे लोगों को बुलाया भी। हम लोगों को भी जितना हुआ दूरदर्शन के माध्यम से जो जहां है, क्योंकि जैसे बिहार मेरी पोस्टिंग हुई बहुत पहले 90 में था वहां पे, लेकिन जब एज ए डायरेक्टर मैं वहां गया तो मुझे लगा कि मैं कर क्या सकता हूँ वहां के लिए। तो सबसे पहला जो काम किया मैंने भोजपुरी के 4 सीरियल डब करवाए। मैंने कहा कि 2 मुख्य भाषाएं और भी हैं, बोलियां हैं वहां पे, लेकिन जो मुख्यतः बोली जाती हैं वो है मैथिली और भोजपुरी होगा। तो इसीलिए भोजपुरी और फिर 4 सीरियल मैंने मैथिली में बनवाए, इन हाउस प्रोडक्शन मैंने करवाया 4 सीरियल, जो आपको आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी मतलब देखते रहे होंगे। अभी भी है, मास्टर साहब टेलीकास्ट हो रहा है रात 9 बजे, मास्टर साहब है, आप कहूँ मन कोड़ा करिएश, इन चले मैथिलियों में हम बाइज लीची करें किया तो मैथिली कुछ हिंदी में ही बोला वही चली जो बहुत भाषा भाषी सब छे उत्तर प्रदेश का छे हिंदी भाषा भाषी छे ना दुआरे मैथिली बाजो में हमरो नीक लगी है नीक मैथिली बनी छी। हम तो एक स्टेज के कंडक्ट सेहो के रहिए दिल्ली में विजय भाई प्रोग्राम कर रहे मिथिला विद्यापति पर्व समारोह तब यह जे किछ दू चारटा जे गपशप छे से कने ध्यान में रखबे तो हमरा बुझना चाहिए जे मिथिला के अस्तित्व सेहो कायम रहते, मिथिलावासी जते बाहर निकल छे। देखियो हम जना कविता के दौर चलले ते एकटा और कह रही छी जे एकटा भारत स्वाभिमान गीत छे, तै में देखबे यहां के तो बहुत किछ यहां के मिथिला के भेटत की छे कि सत्य शिव सुंदर सफल जय इंडिया जय भारत। नए भारत की जो तस्वीर है उसका थोड़ा सा वर्णन है कि सत्य शिव सुंदर सफल जय इंडिया जय भारत। विश्व गुरु का मान लेकर, विश्व गुरु अगर बिहार से काट दे आप तो इतिहास काट दे तो विश्व गुरु का मान नहीं मिल सकता आपको। विश्व गुरु का मान लेकर, श्रोमणी का सम्मान लेकर, प्रजातंत्र की ज्ञान लेकर विश्व में खिलता कमल जय इंडिया जय भारतम सत्य शिव सुंदर सफल जय इंडिया जय। यही नहीं, हम अगर इस स्वाभिमान को और भी आगे बढ़ा सकते हैं कि अध्यात्म का उद्गम यहाँ, हमारा देश कैसा है, अध्यात्म का उद्गम यहाँ, तहजीब का संगम यहाँ, बहुत सारे धर्मों का उद्गम स्थल है यहाँ। अध्यात्म का उद्गम यहाँ, तहजीब का संगम यहाँ, जो भी असंभव विश्व में संभव यहाँ, शांति सुख समता सकल जय इंडिया जय भारतम सत्य शिव सुंदर सफल जय इंडिया जय भारतम। और जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो कुछ पंक्तियां उनके लिए हैं कि सपने करें सरगोशियां। आज जो माहौल है उसमें ये जज्बा पैदा करिए कि आपके जो सपने हों वो सरगोशियां करें। सपने करें सरगोशियां, खुलती हुई खामोशियां, अब क्या जमीन क्या आसमां, उड़ने को आतुर पीढ़ियां, हर बात पर करता अमल जय इंडिया जय भारतम सत्य शिव सुंदर जय भारतम। और इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ मिलते हैं और जितने लोग हैं, जैसे बीरबल झा जी ने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, सब लोग मिलजुल के सहयोग से एक दूसरे के साथ अगर चलेंगे, क्योंकि एक जो उंगली है वो उतनी ताकतवर नहीं हो सकती जब ये मुट्ठी बन जाती है तमाम उंगलियां, तो फिर उसकी ताकत इतनी ज्यादा हो सकती है कि आपको कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं छू सकता। इसीलिए अपने आप को इतना ताकतवर बनाए और ये परस्पर सहयोग से, परस्पर मैत्री से, परस्पर सेवा भाव से, ये जो परस्पर शब्द है बहुत अच्छा है, इसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए मिथिला को आगे बढ़ाएं, राज्यों को आगे बढ़ाएं, उत्तर प्रदेश को बढ़ाएं, बिहार को बढ़ाएं, हर एक राज्य को आगे बढ़ाएं और अल्टीमेटली देश को आगे बढ़ाएं अपने सहयोग से, क्योंकि देश भी हमारा है, कोई राज्य और कोई ये नहीं, देश हमारा है। इन शब्दों के साथ मंचा सिंह, सत्यनारायण जी, प्रेम सिंह जी, झा साहब, दर्शक में हमारे सारे टेक्नीशियन और विद्वत लोग जो यहाँ मौजूद हैं,
आप मेमोरी का चिंता मत कीजिए, स्टेटमेंट कंटिन्यू रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। लगभग 20 साल का सरोकार है इस दिल्ली से मेरा भी, और घर से बाहर निकलने का मुझे लगता है कि 30-35 साल का सरोकार है। लेकिन एक प्रवासी होने का जो एहसास हम सबने जिया है वो मुझे लगता है कि वो लगभग एक जैसा ही है। चाहे हम मधुबनी से बिलोंग करते हो, वहाँ से आए हों, कोई भोजपुर से आए हों, कोई सिवान से आए हों, कोई पटना से आए हों, तो एक प्रवासी होने का जो दर्द है वो हम लोगों ने एक जैसा ही जिया है। अलग अलग लोगों के अपनी अलग अलग कहानी है, गांव से आने की अपनी कहानी है, यहाँ स्थापित होने की अपनी कहानी है। लेकिन ऐसा तो जरूर लगता होगा इन सारी चीज़ों में जो एक कॉमन है, इन सारे संघर्ष में आपने खुद अकेले अपने को जिया है। उसमें आपके पीछे ना आपका कोई संगठन है, ना आपके लिए कोई आदर्श है, ना आपके लिए कोई प्रेरणा है, आपने अपने को स्थापित किया है। और ये मैं इसलिए आप सभी आदरणीय लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ जो आप यहाँ हैं। यहाँ होने का जो आपने एहसास दिलाया है वो आपकी अपनी पूंजी है, आपका अपना व्यक्तित्व है और आपका अपना टैलेंट है। इसमें कोई संगठन नहीं है, कहीं से कोई पीछे लोग नहीं है। तो मेरे पास जवाब कम है, सवाल ज़्यादा है। आखिर क्या है ऐसा जो बिहार और पूर्वांचल के लोग यहाँ जब कभी भी आए हैं एक सम्मानीय अपने लिए एक जगह नहीं पाए हैं, अपने लिए एक मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं। तो इसके पीछे हमारे सामने में उदाहरण बनता है। अभी अब दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से आप आएंगे, हर स्टेट का अपना आंध्रा ट्रस्ट है, उसके अपने एक बड़े स्कूल आप देखेंगे, कहीं आप केरल के स्कूल देखेंगे, कहीं आप कर्नाटक का अपनी एक संस्था देखेंगे। और ये सारी चीज़ें डोनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार दिल्ली, ये दोनों के डोनेशन से ये सारी चीज़ें हुई है। लेकिन काश जो हमारे पॉलिटिशियन यहाँ क्लेम करते हैं कि हम 60% वोटर हैं यहाँ, उनके लिए शायद झुग्गी छोड़ के और कुछ भी नहीं। ये क्यों है ऐसा? इसका समीकरण मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इस शहर में हमारे सत्यनारायण प्रसाद जी जैसे लोग हैं जो आपको मैं बताऊं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम से कम मैं कह सकता हूं कि 5000 ज्यादा से लोगों को इन्होंने रोजगार दे रखा है। यहाँ बीरबल जी हैं हमारे, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, मैं चूंकि बहुत लोगों से असेंबली नहीं कर पाया इस दौर में, मीडिया के दौर में, अपने संघर्ष के दौर में, तो मुझे और लोगों का पता नहीं है। लेकिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ, मैं जान रहा हूँ कि वो लोगों ने कम से कम अपने करिश्माई व्यक्तित्व से 1000-2000 लोगों को नौकरी दी है। उन्होंने उन लोगों का एक संघर्ष करने का, जीवन जीने का एक बहाना किया है और वो अपने व्यक्तित्व से एक इंडस्ट्री को स्थापित भी किया है। तो जहाँ प्रतिभावान बिहार में ऐसे हजारों लोग हैं जो हजारों लोगों को एम्प्लॉय किए हुए हैं और इसकी तादाद लाखों में लोग हैं जो बिहार के और बिहार वासियों के लिए जीते हैं और यहाँ काम करते हैं और अपना रोजगार करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसमें सरकार कहीं नहीं है, ना बिहार सरकार है और ना भारत सरकार है। यहाँ सबकी अपनी सरकार है और अपनी सरकार के भरोसे सब चले जा रहे हैं। मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक चीज़ याद आया कि आज से 15 साल पहले, मैं इससे पहले कश्मीर देखता था। मैं एएनआई में था करस्पॉन्डेंट और कश्मीर मेरा काफ़ी ताल्लुकात रहता था वहाँ से। तो कश्मीर के जो माइग्रेटेड लोग थे वो दिल्ली में हम लोगों से एक सवाल किया कि आखिर ये बताओ कि हम लोग दिल्ली में अपनी शिकायत किससे करें। तो फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर था, मैं बस यही सवाल उनके सामने में रखा कि आप मुझे बताओ कि कश्मीर से जितने लोग आए हैं वो अपना सवाल किसके पास रखें। उन्होंने कहा दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, और उन्होंने कहा कि इसका सवाल यहाँ का रेजिडेंट कमिश्नर के सामने रखें। और थैंक्स गॉड 1 महीने के अंदर में यहाँ जो कश्मीर हाउस है वहाँ एक सेल बना और जो कश्मीर के प्रवासी थे, कश्मीर के माइग्रेंट्स थे, उनकी सारी समस्याओं का निदान के लिए कश्मीर गवर्नमेंट ने एक ऑफिस यहाँ, एक एम्प्लॉय वहाँ से सेटल किया कि आप अपनी बात रखिए और यहाँ पे आपके समस्या का निदान होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिहार से जो आए हुए लोग हैं, जिनको गांव छोड़े हुए 25 साल 50 साल हो गए हैं, हमारे कई जनरेशन के लोग जाते हैं और वो गांव जाते हैं तो पता चलता है कि वो जिस गांव को, जिस घर को छोड़ा है वो है ही नहीं, वो समाज उनका टूट गया है।
उनका वो परिवेश छूट गया है, उनका कोई मित्र नहीं रह गया है और समाज नहीं रह गया है। तो आप सोचिए कि ये प्रवासी जो 5 रुपये से लेके 5 लाख तक का बिहार में मनी ऑर्डर करता है, पूरे बिहार की इकोनॉमी का 90% रेवेन्यू सोर्स आपके इकोनॉमी मनी ऑर्डर है। ये आप याद रखिए। बिहार के रिसोर्सेज में आप सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, लेकिन आप अगर एक अपनी शिकायत लेके जाएं तो शायद आपको न पटना में आपके लिए कोई जगह है, ना आपको राजधानी दिल्ली में ऐसी कोई जगह मिलेगी। तो मैं सत्यनारायण जी से कहूंगा, ये कनेक्टेड हैं, तो क्या ये सवाल ये लोग नहीं उठा सकते हैं नीतीश कुमार जी के सामने में कि भाई हमारे यहाँ जो 4 करोड़ लोग हैं, उनके घर पे उनकी जो मौलिक चिंता है, उनकी जो समस्या है, क्यों नहीं बिहार निवास में एक सेल हो? तो किसी ने उनकी जमीन हड़प की है, किसी ने उनके बच्चे के साथ अन्याय किया है, वो गांव में नहीं है, उसका कौन रजिस्टर करेगा? करप्शन का ये हाल है कि एक थाना में कोई सीधे बंदे जाए और एफआईआर लॉन्च कराए तो बिहार में नहीं होता। मैं 5 दिन गांव में रख के आया हूं, लोग मुझे बता रहे थे सारी चीजें। तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते? पीएन सिंह जी पटना डायरेक्टर, दूरदर्शन के डायरेक्टर हैं, क्यों नहीं एक आवाज हो सकती है? इनके पास में 5 बुलेटिन है, भर दिन का न्यूज है, क्यों नहीं हो सकता प्रवासी बिहार के लोगों के लिए एक अलग सेगमेंट क्यों नहीं हो सकता? आप सिर्फ बिहार के ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, आप बिहार के इकोनॉमी के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। ये एहसास आपको दिलाना होगा। बिहार सरकार इस चीज को नहीं मानती। मेरा विनम्र निवेदन है, इसमें काफी सारे लोग जो हैं बहुत अनुभवी हैं, संगठन चलाने से लेके अनुभव प्रशासन का सत्यनारायण जी के पास अनुभव है, बीरबल झा जी के पास अनुभव है, झा साहब का नाम मैंने सुना हुआ है, कई मंचों से मैंने देखा है और लोगों को देखा है। हम पुरानी बातों को छोड़ें, बोर्ड आप बाद में बनाइएगा, तंत्र आप बाद में बनाइएगा, बिहार का ये सारी चीजें आप बाद में कीजिएगा। पर्सनल जो प्रॉब्लम है लोगों की, आप उस प्रॉब्लम से एक बार जुड़िए। अपील आप बाद में करिएगा, जेडीयू को वोट दो कि कांग्रेस को दो या बीजेपी को दो। एक बार आप पूर्वांचल का एक मजबूत संगठन तो बना दो। इसमें कहीं मिथिला रीजन नहीं है, कहीं सहरसा नहीं है, कहीं अंगिका नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मैं वाजपेयी के दौर का वो कहानी आपको याद दिला रहा हूँ, जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन यहाँ हुआ था तो हर के मन में ये था कि हम प्रवासी भारतीयों के लिए की चिंता भारत सरकार क्यों करे। तो ये बात सीधी थी कि भारत सरकार की मजबूरी थी, न कि प्रवासी भारतीयों की मजबूरी थी। प्रवासी भारतीयों को भारत सरकार ने एक मंच दिया, उनके लिए ये आयोजन दिल्ली में हुआ, जिसमें भारत सरकार का स्वार्थ था कि ऐसे सारे प्रवासियों को एक मंच पे लाया और उनको भारत में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिहार सरकार इन सारे बिहारियों का, एक प्रवासी बिहारियों का एक मंच बनाए और उनको बिहार में इन्वेस्ट के लिए प्रेरित करे? ये ऐसा नहीं हो सकता। क्या बिहार के इतने प्रतिभावान लोग जो पूर्वांचल के हैं, सारे प्रतिभावान लोग, चाहे यूपी के पूर्वांचल के हैं या बिहार के पूरे जगह से हैं, देश विदेश में अलग अलग जगह से अलग अलग ठिकाने पे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता जो डायरेक्टरी की बात सत्यनारायण जी कर रहे हैं, बीरबल झा जी कर रहे हैं, उन सारे लोगों को इसमें शामिल करें और बिहार सरकार को दिखाएं कि भैया आप इसके लिए कम्युनिकेशन कीजिए, साल में एक प्रोग्राम कीजिए, इन सारी चीजों का आप सुनिए। आज बिहार में कहीं इंडस्ट्री लगाने के लिए कहीं जमीन नहीं है। इतनी शर्म की बात है कि आपके पंडोल जैसे जगह पे एकड़ के एकड़ देर लैंड पड़े हुए हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के, और आज कोई आदमी वहां पे कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे तो वहां कोई जगह नहीं है। सरकार कहती है कि आप सीधे डायरेक्ट एक्विजिशन कीजिए फार्मर के साथ। बिहार में किस फार्मर की आज कैपेसिटी बची हुई है जो 5 एकड़ के एक्विजिशन के लिए सीधे बात कर सके अगर सरकार की भूमिका न हो? तो पूरा वैक्यूम की स्थिति है वहां, जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट लगभग खत्म से हो गई है। तो क्या पूर्वांचल के इन महान जो लोग हम लोगों के बीच में हैं, उनकी भूमिका नहीं बनती है कि उस जो पूरे स्टैग्नेट की स्थिति है वहां एक नया मूवमेंट शुरू करें, एक नया आंदोलन करें? हम में से कितने लोग जाते हैं अपने अपने गांव जो इस चीज की चिंता करते हैं कि यहाँ ये होनी चाहिए? क्या हम में से कितने लोग हैं जो अपने उस पुराने स्कूल पे गए हों जहां आप छोड़ के आए हैं कि इस स्कूल का क्या हाल है? तो आपकी पहचान तब होगी जब आप अपने पुराने स्कूल पे जाएंगे
उन शिक्षक से, उस बच्चों से मिलेंगे, आप बताएंगे कि हम इन्हीं जगह से, इसी जगह से उठ के आज यहाँ हैं, तो शायद अपने समाज में आप प्रेरणा बनेंगे, समाज भी आपसे जुड़ेगा। पूर्वांचल के काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, एक बार जुड़िए और सब मिलकर जुड़िए। धन्यवाद। समूह में है, लाखों में है यहाँ पर। हम मुझे लगता है कि 60-65 लाख की आबादी होगी। चुनाव के वक्त में राजनीतिक पार्टियां आती हैं, हम लोग कोई बीजेपी को वोट देता है, कोई जेडीयू को वोट देता है, कोई अपनी अपनी छोटी छोटी बहुत सारे मंच बने। जैसे हमारे पहले वक्ता ने कहा कि पूर्वा बनाया छोटा छोटा, पूर्वांचल एकता मंच, मिथिलांचल एकता मंच, ये मंच वो मंच। सामूहिक चेतना नहीं है उसमें। कहीं पर बैठकें होती हैं, कुछ निष्कर्ष निकलता है, पता नहीं चलता है कि हम वो उस बैठकों का निष्कर्ष क्या निकला। मुझे लगता है कि हमने जिस तरह अनेकों शहरों को चमकाया है, अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति को हमें उस तरह अब चमकाना है। अब एक समय आ गया है। और जैसे कहते हैं कि माँ भी बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। हमें अपनी सामूहिक चेतना, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति को खुद को जागृत करना है। इसके लिए हम किसी सरकार पर निर्भर नहीं हो सकते। अब एक एक व्यक्ति काफी है। एक एक व्यक्ति, जैसे बिरबल घाटी ने कहा कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ, जैसे किरण प्रकाशन बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, एक त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाए। बिहार की जितनी भी भाषाएं हैं, आगिका हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, मगधी हो, अवधी हो, उन सब के कुछ ना कुछ लेख, कुछ ना कुछ विचार जो है विद्वानों के उसमें प्रकाशित किए जाएं। अगर संभव हो महीने में या 2 महीने में हम एक बार मिलें, कुछ निष्कर्ष लें हम, और सामूहिक रूप से उस पर जो है फिर बाद में चर्चा हो। जैसे एक मीटिंग हुई, फिर दूसरी मीटिंग में हम ये चर्चा करें भाई उस पर क्या हुआ। वरना क्या होगा कि जैसे एक अकबर के समय में कहावत था, अकबर ने जिस राजपूताना को जीतने के लिए एक नीति अपनाई थी कि मछली के तेल में उसने मछली को भून दिया। तो हम बिहारियों के साथ कहीं वैसा ना हो जाए कि हम बिहारी सब जगह को चमकाते रहें, खुद अंधेरे में रहें। मैं मंच संचालन के लिए आया था। अब इन्होंने मुझे आपके बीच शब्दों को रखने के लिए कहा है। उपस्थित सभी को मेरा नमन। कई बार इन्होंने कहा है कि भी हम उन्हीं विषयों पे चर्चा करें जिस विषयों के लिए हम उपस्थित हुए। विषय ये है कि हम कैसे आपस में एक दूसरे को साथ लेके चलें। जो हमारा सिस्टम है, सामाजिक सिस्टम में है, कोई आदमी के पास धन है और कोई आदमी धन के अभाव में है। यहाँ पे जितने लोग माइग्रेंट हैं, आज वह एक अच्छी स्थिति में है। ऐसा नहीं है कि वह सक्षम नहीं है, लेकिन वह उन दिनों को भूल जा रहे हैं जब वो पहली बार आए थे तो उनको रहने की तकलीफ थी। जब पहली बार आए थे तो उनको आवास की कठिनाई थी, दवाई की कठिनाई थी, शिक्षा की कठिनाई थी। वहाँ पे उन्होंने किसी न किसी का सहारा लिया था। वो चाचा हो सकता है, दादा हो सकता है, भाई हो सकता है, मित्र हो सकता है, या हमारे गुरुजन हो सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि वह संस्कृति, सभ्यता जो बुजुर्गों ने हमें दी थी एक दूसरे को मदद करने की, वो बंद ना करें, हम उसको सुचारू रखें। पहला तो ये विषय था। दूसरा विषय है हम अपनी अस्मिता, अपना सम्मान बलपूर्वक कैसे दिल्ली में रख सके उन लोगों के सामने जो हमें किसी वस्तु या किसी नाम से सूचक जैसे बिहारी शब्दों का प्रयोग करना। तो ये कब तक चलता रहेगा कि भाई एक इंगित करे मैं बिहारी हूँ, गर्व की बात है, लेकिन बिहारी सब इस तरह का इंगित ना करें जो हमें लगे कि अपमानित हो रहा होगा। तो मेरा दूसरा जो भाव है कि हम इस पे ऐसा काम करें, हम कैसे एक दूसरे को जोड़ सकें और संगठित हो सकें, जिससे कि दूसरे को इस शब्दों का सूचक रूप के रूप में इस्तेमाल करने के लिए रोक सकें, उसका विरोध कर सकें। तीसरा विषय है कि हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन मुकाम पे हैं जिन्होंने समाज के लिए आज भी कुछ न कुछ कर रहे हैं, जिन पे हमें गर्व है और हमें उन्हें सम्मान करना चाहिए। और समय समय पर ऐसे व्यक्तियों का हमें ज्ञान लेना चाहिए जो आने वाले पीढ़ी को कुछ न कुछ शिक्षा दे सके, उत्साह दे सके, स्वावलंबी बना सके और प्रेरणा दे सके, जिससे कि वो आगे हम सब लोगों को लेके चलें।
अंत में यही कहूँगा, क्योंकि लिमिटेड है, आप लोग बहुत लोग बचे हैं कहने के लिए, कि यह फोरम या ये डायरेक्टरी या ये संगम का रूप इसलिए दिया गया है कि कैसे हम एक दूसरे को एक सूत्र में बांध करके रख सकें। ये तभी संभव है जब एक डाटा बैंक तैयार हो जाए। अब हमें पता है कि मैं सकरपुर रहता हूँ, तो सकरपुर के लोग तो मुझे जान सकते हैं, लेकिन उत्तम नगर वाले नहीं जानेंगे। तो एक ऐसा डाटा बैंक बन सके, कभी भी कोई तकलीफ में है वो वहाँ पे बताए, हम एक दूसरे को सहयोग करें, वो आर्थिक रूप से हो या किसी अन्य सहयोग के रूप में हो। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि ये मौका दिया मुझे।